नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे अंतरिक्ष कचरा नामक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्यों चर्चा में है, इसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, जैसे क्या होता है अंतरिक्ष कचरा, क्या प्रभाव पैदा कर सकता है, और फिर उसको जो करंट स्टेटस से हम जोड़कर देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए अंतरिक्ष कचरा। स्पेस वेस्ट बोलते हैं इसको। इसकी जो खोज की थी ये की थी केस्लर ने। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष कचरे के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो केस्लर ने बताया था ये। अब हम बात करेंगे ये होता क्या है। देखिए, पृथ्वी की अनेक कक्षाएं होती है। बाहरी कक्षा में जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो खराब हो गए तो वहीं रह जाते हैं। इसके अलावा जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसके टुकड़े वहाँ रह जाते हैं या पूरा लॉन्चिंग व्हीकल वहाँ रह जाता है। और इसके अलावा जो उल्का पिंड होते हैं ये आपस में मिलकर अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करते हैं। आप एक लाइन लिख दीजिए, पृथ्वी की बाहरी कक्षा में खराब हुए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के टुकड़े, जैसे अपने लॉन्चिंग व्हीकल है ना, PSLV हो गए, इनके टुकड़े या पूरा लॉन्चिंग व्हीकल। और आप इसके अंदर उल्का पिंड भी शामिल कर सकते हो, मिट्रियोल्स। ये भी एक अंतरिक्ष कचरे में आते हैं, मिट्रियोल्स बोलते हैं ये। इन सब को मिलाकर हम अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। यदि हम बात करें पृथ्वी की बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा के संबंध में आप ये भी कह सकते हो लियो। लियो कह सकते हो। इसका पूरा नाम होता है लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए, पृथ्वी पर कई प्रकार की कक्षाएं हैं, लगभग 3 प्रकार की हम मानते हैं इसको। एक होता है लियो, एक होता है मियो, एक होता है जियो। 36,000 किलोमीटर तक ये तीनों कक्षाएं व्यवस्थित हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट स्थापित करते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो ये सैटेलाइट हो गए, यहाँ जो ये टुकड़े हैं या जो लॉन्चिंग व्हीकल है या उल्का पिंड है, ये अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जो कचरा है ये क्या प्रभाव पैदा करेगा, किस तरीके का प्रभाव पैदा करेगा। सबसे पहले यदि हम कहें, इसका जो प्रभाव है इसको भी एक बाकायदा एक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो केस्लर सिंड्रोम क्या हो गया? केस्लर सिंड्रोम का मीन्स ये हो गया कि घटनाओं का एक ऐसा चक्र जिसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। लिख दीजिए, घटनाओं का एक ऐसा क्रम जिसमें सैटेलाइट खराब हो जाते हैं। सैटेलाइट खराब हो जाते हैं। सैटेलाइट खराब कैसे होंगे? जैसे हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया और वो चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते हुए उसके बीच में अंतरिक्ष कचरा आ गया। जैसे हमने ये सैटेलाइट है, ये चक्रण कर रहा है और इसके पास में यदि कोई कचरा आ गया, ये अंतरिक्ष कचरा है,
अब यदि ये चक्कर लगाता लगाता इसको टच कर देगा तो घर्षण हो जाएगा या इसे टकरा जाएगा तो उस सैटेलाइट को नुकसान पहुंचेगा तो उसका कार्य बाधित होगा और वो जो प्रभाव होगा उसे ही हम कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो ये इसका एक प्रभाव होता है। अब इसको रोकने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसरो क्या कर रहा है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अब तक लगभग 17,000 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। हालांकि 17,000 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन एक आंकड़ा है हमारे पास कि 17,000 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। अब देखिए, जो 17,000 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, इनमें से कई खराब हो गए और इनको जो ले जाने वाले व्हीकल है उनके टुकड़े, इस कारण से क्या हो गया, कचरा भी बढ़ा है। तो हम इससे पहले ये भी कह सकते हैं कि इससे जो अंतरिक्ष में जो स्पेस है वो कैसा हुआ है, कम हुआ है। अंतरिक्ष में यदि स्पेस कम हुआ है, अब ऑब्वियसली बात है, अंतरिक्ष में जब स्पेस कम हो गया तो हम जो नए सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उनको खतरा होगा। तो इसके आगे लिख दीजिए, नए सैटेलाइट को खतरा, नए सैटेलाइट को खतरा होगा। तो ये इसकी कहानी है, इस तरीके की ये कहानी है। ये इस खतरे से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, दोनों बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। हम ये बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इंडिया की करने जा रहा हूं। भाई, भारत क्या कर रहा है। भारत लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अब इस शब्दों को समझिए, इनके क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। भाई, लॉन्चिंग व्हीकल, एक लॉन्चिंग व्हीकल भेजा, उससे कई सैटेलाइट एक साथ भेजे जा रहे हैं। अब जब एक साथ भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां पर इस कचरे में थोड़ी कमी आएगी। भाई, हम यदि एक सैटेलाइट, ये जैसे एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके साथ एक सैटेलाइट भेजा तो ये तो 2 चले गए ना। फिर ये दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके साथ दूसरा भेजा तो ये 4 हो गए टोटल। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 2 सैटेलाइट भेजने हैं तो हम, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, 2 सैटेलाइट है, तो थोड़ी वहां पर स्पेस में कमी नहीं होगी। और स्पेस को आप ये भी कह सकते हो कि स्पेस को कम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये भी आप कह सकते हो। तो एक छोटा सा प्रयास है ये। दूसरी बात लिखिए, भारत रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बना रहा है। आपने कई बार नाम सुना होगा, RSLV, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये प्रोसेसिंग में है। अब देखिए, इससे क्या होगा, रीयूजेबल, री मतलब दोबारा, यूज मतलब प्रयोग, एबल जिसका दोबारा यूज किया जा सके। जैसे हम PSLV भेजते हैं, तो हमने PSLV को यदि हमने भेज दिया और उसके साथ सैटेलाइट हमने भेज दिए तो वो PSLV वापस नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, खर्चा भी बढ़ता है और हमें दूसरा यान बनाना पड़ता है। लेकिन जो RSLV बनाया जाएगा उसमें क्या है, हम सैटेलाइट को भेजेंगे और सैटेलाइट को वहां पर स्थापित करके वो व्हीकल जो है वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, यदि वो वापस आ जाएगा तो स्पेस को कम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात सारी। तो ये यहां पर इस तरीके से इसको रोका जा सकता है।
तीसरी बात जो है, अंतरिक्ष कचरे का सटीक डाटा प्राप्त करने के लिए भारत चारों कोनों में दूरबीन व रडार स्थापित कर रहा है। दूरबीन और रडार स्थापित कर रहा है। अब ये दूरबीन और जो रडार स्थापित कर रहा है, ये कहां का स्थापित कर रहा है, इसकी हम बात करें तो एक तो है, देखिए एक जगह है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, एक तो यहां स्थापित करेगा और दूसरी है उत्तरी भारत में स्थापित करेगा, ये नॉर्थ इंडिया में। यहां जो स्थापित किया जा रहा है वो रडार सिस्टम चालू करेंगे, ये रडार। और एक है पोमुंडी, ये पड़ता है तिरुअनंतपुरम में। और माउंट आबू राजस्थान। यहां पर क्या है, दूरबीन स्थापित की जाएगी। इस तरीके से ये कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जो प्रोसेसिंग में है, यहां किए जाएंगे। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक नोट डाल के छोटी सी बात लिखिए तीसरे पॉइंट में ही। एक मैं बात कर रहा हूं रडार की, थोड़ा सा बता देता हूं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम है। इस तरीके से क्वेश्चन फुल फॉर्म के रूप में आ जाता है। ये क्या करता है क्या चीज? वस्तुओं का पता लगाने की एक टेक्निक है जिसमें सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है। तो यहां जो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि रडार क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रडार में कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती है? तो सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से थोड़ी सी बात यदि हम दूरबीन की करें, इसको आप टेलीस्कोप कह सकते हो। यदि हम कहें इसकी खोज, तो हमारे मुंह से निकल जाता है गैलीलियो। किताबों में भी लिखा होता है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। वास्तव में दूरबीन ने, जो दूरबीन है इसकी जो खोज है अभी तक हम नहीं बता पाए कि किसने की थी, अज्ञात है, ये अज्ञात है। गैलीलियो ने तो अपनी खुद की दूरबीन बनाई थी, इस कारण से उसको जाना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, दूरबीन का पहला पेटेंट हैंस लिपेर्सी के नाम है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए।
दूरबीन की खोज किसने की ये अज्ञात है, लेकिन जो हमें देखने को मिलता है पहला पेटेंट दूरबीन का जो कराया था वो हैंस लिपेर्सी ने करवाया था। हैंस लिपेर्सी ने पेटेंट करवाया था। पेटेंट क्या होता है? जब हम कोई भी आविष्कार करते हैं, जो हमारे जैसे हमने किसी चीज़ का आविष्कार किया, हम जो आविष्कार करेंगे उस जैसा कोई अन्य कोई कर ना पाए, या वो जो हमने आप कह सकते हो कि जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है उसका दुरुपयोग ना हो, उस कारण से इसको पेटेंट कराया जाता है। जैसे आप कहते हो ना भाई, कभी नाम सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे मान लीजिए किसी ने किताब लिखी तो कॉपीराइट उसका यदि वो लागू कर देता है, कॉपीराइट बना लेता है उसका, तो फिर उस किताब को हूबहू कोई छाप नहीं सकता। तो ये जो पहला पेटेंट है वो हैंस लिपेर्सी के नाम मिलता है। बाद में लिख दीजिए गैलीलियो ने अपनी स्वयं की दूरबीन बनाई थी। दूरबीन बनाई थी। और इतना तो आप जानते ही हो कि दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होती है। और इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें लेंस कौन सा होता है। ध्यान रखना, इसके अंदर उत्तल लेंस होता है। ये साइंस में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि दूरबीन में लेंस कौन सा होता है। तो ये कुछ बातें हमने रडार और दूरबीन को लेकर की, क्योंकि भारत जो है अंतरिक्ष कचरे का स्टिक डाटा करने के लिए जो चारों कोने हैं भारत को, उसको आधार बनाते हुए इसने अभी ये 4 स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें से उत्तर भारत का तो अभी किया ही नहीं है। वहाँ पर ये रडार सिस्टम और दूरबीन सिस्टम लागू करने जा रहा है। चौथा जो पॉइंट है कि भारत क्या कर रहा है, लिखिए, इसरो ने अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष कचरे के नजदीक जाने व उनके टकराव को रोकने के लिए अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता व प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की है। तो एक डायरेक्टरेट बनाया है इसरो ने, अंतरिक्ष स्थितिपरक मतलब पोजीशन, जागरूकता व प्रबंधन निदेशालय, अंतरिक्ष कचरे को प्रबंधन, अंतरिक्ष कचरे के प्रबंधन के लिए, और ऐसा ना हो इसमें और सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए बकायदा इसरो ने एक अलग से डायरेक्टरेट बना दिया है। ये भी एक सराहनीय कदम है। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि यदि हम किसी भी समस्या के निवारण के लिए एक अलग सिस्टम लगा देते हैं तो फिर वो जो वहाँ से जुड़े जो लोग होते हैं वो उसी समस्या पर फोकस करते हैं, जिससे हमारे सामने जो रिजल्ट है वो अच्छे आते हैं। अब 5वां पॉइंट लिखिए, आप ऐसे कीजिए, भारत वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। भारत के लिए 4 पॉइंट हैं। वापस एक अलग से आ जाइए, क्या करना है ऐसे करके लिखिए, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए उसके नीचे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए। देखिए, जापान एक राय दे रहा है, लिखिए, जापान के अनुसार 2 अंतरिक्ष यानों के मध्य जाली लगाकर अंतरिक्ष कचरे को पृथ्वी पर लाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे 2 अंतरिक्ष यान हमने भेजे और इसके बीच में हमने एक जाली लगा दी, तो जैसे अंतरिक्ष यान चल रहे हैं तो कचरे को हम जाली में इकट्ठा करके पृथ्वी पर ला सकते हैं।
एक राय है, इसका मशवरा है, ये इसका कितने सफल हो पाते हैं ये वक्त बताता है। तो इन्होंने एक बात कही है कि यदि ऐसा हम करते हैं तो अंतरिक्ष कचरे को हम पृथ्वी पर ला सकते हैं और वहाँ के स्पेस को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, लिखिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उन देशों को वरीयता दी जाए जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए हैं और जिन्होंने कर लिए हैं उन्हें रोका जाए या उनकी लिमिट निर्धारित की जाए। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे एक देश बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो वो तो अपने कार्य को बहुत आगे प्रोग्रेसिव कर रहा है और एकदम से बहुत ज़्यादा करके वहाँ वो अंतरिक्ष कचरे को भी बढ़ा रहा है। तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जब जो नए देश हैं जो अभी अभी लॉन्च करने लगे हैं उनको परेशानी होगी। अब उनको परेशानी ना हो इस कारण से जो देश लॉन्च कर चुके हैं या तो उन्हें रोका जाए या उनकी अपनी एक लिमिट निर्धारित की जाए, और जो नए देश हैं जो अभी अभी सैटेलाइट को लॉन्च करने लगे हैं, जैसे नेपाल ने लगभग शायद पिछले साल किया था, अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो जो देश है उन देशों को वरीयता दी जाए और उनको आगे लाया जाए। ये भी एक सराहनीय कदम हो सकता है। इसके अलावा ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं, लिखते जाइए साथ साथ, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं जो एक साथ कई काम कर सके या कई कार्य कर सके। आप कह सकते हो मल्टी टैलेंटेड सैटेलाइट, मल्टी टैलेंटेड सैटेलाइट ये लॉन्च करें। मतलब ऐसा सेट हम एक भेजें वो हमें सारी जानकारी दे दे, वो हमें मौसम की भी जानकारी दे दे, वो हमें जो आपदा प्रबंधन है उसकी भी जानकारी दे दे, या अन्य जो हमारे शिक्षा से संबंधित है, संचार से संबंधित है, उनकी भी जानकारी दे दे। इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं, मतलब मल्टी टैलेंटेड सैटेलाइट आप उसको कह सकते हो। ऐसा कर कर हम वहाँ पर अंतरिक्ष कचरे को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ में और बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और नया टॉपिक है ये, और करंट साइंस में आप इसको कह सकते हो। जैसे भारत की तरफ से हम कहें तो भारत काफ़ी प्रयास कर रहा है। इसके तहत हमने कई बातें कही कि जो भारत जो है अपने लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से एक साथ कई उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये अंतरिक्ष कचरे को कम करने का हमारा एक प्रयास है। उसके अलावा भारत RSLV बना रहा है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब हम जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक अंतरिक्ष कचरे को कम करने का एक कदम है भारत का। इसके अलावा अंतरिक्ष कचरे का जो डाटा है, कितना है, कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, ताकि हमारे सैटेलाइट खराब ना हो, इसके लिए जो भारत के जो चारों कोने हैं उन पर वो दूरबीन और रडार सिस्टम को स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा इस समस्या पर बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कंसंट्रेट होकर
ध्यान दिया जा सके, इसके लिए अलग से डायरेक्टरेट बना दिया है। तो जहां तक मैं जानता हूं, मेरे हिसाब से भारत जो ये प्रयास कर रहा है, ये अंतरिक्ष कचरे को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा अन्य देश भी है, जैसे जापान भी अपने सुझाव दे रहा है। इसके अलावा जो दो ये सुझाव है, ये सुझाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट होता है स्पेस के संबंध में, वो क्या होता है, एक समानता को लेकर चलता है। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक देश ने तो 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर लिए और एक ने किया ही नहीं, तो उसकी निर्भरता क्या होती है, उस देश पर बढ़ जाती है। और जब दोस्तों निर्भरता बढ़ जाती है तो मान के चलना, ये असमानता की समस्या पैदा हो जाती है। और फिर आप सुन भी रहे हो, एक शब्द सुन रहे होंगे, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता में कमी आती है, जिसमें हम ये कहें सैटेलाइट लॉन्च किए जाए, एक साथ कई कार्य कर सके, ये भी वास्तव में एक सराहनीय कदम है। तो ये हमने क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इस टॉपिक में हमने अंतरिक्ष से कचरे के निवारण से संबंधित बातें कही। अब जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है, इसरो अंतरिक्ष कचरे के निवारण के लिए नैनीताल में एक संस्था है, उसके साथ मिलकर काम करेगा। इससे पहले वो नोवाद के साथ काम करता था। अभी नोवाद क्या है, एरीज क्या है, इस पर हम अभी बात करते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसरो नया पॉइंट है, ध्यान रखें, अंतरिक्ष कचरे के निपटारे के लिए एरीज के साथ मिलकर काम करेगा। ये आज की न्यूज़ है, आप कह सकते हो जून 2020। इसरो आप जानते ही हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इतना काफ़ी है, और पहले हम इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, कोई गिनती नहीं है, इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। अब यदि आप इसको जानना चाहते हो तो बाकायदा इसरो के नाम से एक वीडियो उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा समय समय पर जो भी अंतरिक्ष घटनाएं घटित हुई है, जो भी सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं, तो बार बार इसको रिवाइज भी कराता रहा हूँ। लेकिन यहां जो मैं आपके साथ नई बात करने जा रहा हूं वो है एरीज। ये क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये इसका पूरा नाम है, और पूरा नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि अखबारों में आपको ये मिलेगा एरीज, एरीज शब्द भी है ये, तो एरीज का भी आप ध्यान रखें। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके आपसे जो फुल फॉर्म है ये पूछी जा सकती है। स्थापना 20 अप्रैल 1954 को इसकी वाराणसी में स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में जो है ये नैनीताल में है। ये आप वाराणसी ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में इसकी स्थापना वहाँ हुई थी, उसको रहने दीजिए। नैनीताल में है ये, और नैनीताल आप जानते हो उत्तराखंड में है ये। एक थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको इंस्टीट्यूट कर दीजिए, हालांकि बात तो खैर एक ही है, इंस्टीट्यूट है ये, और इसको साइंसेज कर दीजिए। अब देखिए, मैं एक शब्द लिखाऊंगा, उसी में आप समझ जाना ये क्या है।
देखिए खगोलीय वेधशाला है ये, खगोलीय वेधशाला। तो खगोलीय वेधशाला क्या काम करेगी? इसका मतलब ये रिसर्च करेगी, खगोल से संबंधित, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित ये रिसर्च करेगी। यही तो कर रहे हैं। ये जब काम करती है तो अंतरिक्ष कचरा क्या है, इसी से तो रिलेटेड है, खगोल से ही तो रिलेटेड है। तो उसके साथ मिलकर ये भारत काम करेगा। अब इसमें एक विशेष बात लिखिए, 22 मार्च 2004 को इसे भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था का रूप दिया गया। स्वायत्तशासी संस्था का रूप दिया गया। आप इसको कह सकते हो ऑटोनॉमिक बॉडी। ऑटोनॉमिक बॉडी मतलब इनको कुछ राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए, लेकिन भारत सरकार के अधीन में रहकर। तो ये एरीज है, इसके साथ मिलकर भारत काम करेगा या इसरो काम करेगा। अपनी ही संस्था है, स्वदेशी है और नैनीताल में है। अब देखिए कि इससे पहले भारत क्या किया करता था, किससे डाटा लेता था, क्या करता था, उसकी भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो एक स्टार डाल के लिखिए, इससे पहले इसरो, मतलब भारत कह दीजिए, एक ही बात है। नोराड पर निर्भर था। देखिए नोराड क्या है, एक तो इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड। एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं हिंदी में नहीं बताने जा रहा हूं। उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1958 को हुई थी। और ध्यान रखना ये अमेरिका व कनाडा का कनाडा की संयुक्त संस्था है। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। तो नोराड में 2 देश शामिल हैं, अमेरिका और कनाडा। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है कोलोराडो। ये अमेरिका का एक राज्य है, यहां पर इसका हेड ऑफिस है कोलोराडो में। अब बात है क्या चीज ये जो है अंतरिक्ष कचरे को ट्रैकिंग करने वाली संस्था है। तो पहले जो है इसरो इसके साथ मिलकर काम कर रहा था। अब जो है ये एरीज के साथ काम कर रहा है, जो हमारी अपनी संस्था है और नैनीताल में है। ये बाकायदा भारत सरकार ने इसे एक ऑटोनॉमिक बॉडी का दर्जा दिया हुआ है 2004 में। और 54 में इसकी स्थापना हुई थी, वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसको नैनीताल में स्थापित कर दिया गया। आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए वाराणसी में। हालांकि ये कोई इतनी खास बात नहीं है, मेन बात ये है नैनीताल उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एरीज का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नोराड का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ये आने वाले टाइम के क्वेश्चंस है। अब देखिए ये करेंगे क्या, इसरो और एरीज मिलकर क्या काम करेंगे, क्या करेंगे ये लिखिए। ये दोनों मिलकर ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन
सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। अब ये स्थापित करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे पास इतना ही है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे दोनों मिलकर। वो क्या रिजल्ट देता है ये भविष्य के गर्भ में है। तो नोराड और एरीज ये आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप राइट डाउन रखें और इनके फुल फॉर्म क्या काम करते हैं, कहाँ हैं, स्थापना, सब आपको ध्यान रखना है। इसरो की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अंतरिक्ष कचरा नामक टॉपिक को कंप्लीट किया है और इसको करंट स्टेटस से जोड़ने का प्रयास किया है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी उन्हें कराई थी उसमें इस टॉपिक को ऐड कर ले। यह नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट साइंस से रिलेटेड है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसे ऐड कर लें। ये ध्यान रखें, आपका जो भी सिलेबस है, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, उसमें आपके लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो ये है, ध्यान रखें इस बात का। तो दोस्तों, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो का जो लिंक है, जो भी मैं आपको वीडियो का लिंक, जो भी आपको वीडियो में भेजता हूँ, उसका लिंक आप अपने अन्य साथियों को भी भेजें ताकि वो भी इस नई जानकारी को प्राप्त कर सकें। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो इस अपील के बाद आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।